नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। यह मामला है एमएस त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली सरकार का। और मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकारें, आप समझिए पान मसाला या गुटखा जैसी तंबाकू वाली चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगा सकती हैं, जबकि उन पर केंद्र का एक कानून एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज यानी एडीई एक्ट 1957 वो पहले से लागू है। सुनने में थोड़ा सा ये टैक्स वाला मामला लगता है, पर इसमें कानूनी पेच है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, ये इस अहम सवाल पर भी रोशनी डालता है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट की ही अलग अलग बेंचों के पुराने फैसलों में कुछ विरोधाभास सा लगे, खासकर तब जब बेंच में जजों की संख्या बराबर हो, तो फिर कौन सा फैसला माना जाएगा? ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो चलिए फिर इस कानूनी गुत्थी को जरा खोलते हैं परत दर परत और देखते हैं कि इस फैसले से क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये एडीई एक्ट, ये क्या चीज़ है और इसका राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार से क्या लेना देना है? देखिए, एडीई एक्ट ये 1957 में लाया गया था। मकसद ये था कि कुछ खास चीजें हैं, जैसे चीनी थी, तंबाकू और मिल के बने कपड़े, इन पर राज्यों के जो अलग अलग सेल्स टैक्स लगते थे, उनकी जगह केंद्र एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दे, मतलब एक एक्स्ट्रा खास किस्म का केंद्रीय टैक्स। इससे पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम बनाने की कोशिश थी और राज्यों को इसका हिस्सा भी मिलता था, पर एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि राज्य फिर इन चीजों पर अपना वाला सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। तो नियम मतलब सीधा था, अगर कोई चीज एडीई एक्ट के दायरे में आ गई, उस पर केंद्र की ये ड्यूटी लग गई, तो राज्य उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगा सकता। समझ गया। अगर एडीई एक्ट लागू है तो राज्य का सेल्स टैक्स बाहर, सीधा हिसाब। तो फिर इस केस में त्रिमूर्ति वाले मामले में विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्या पान मसाला और गुटखा एडीई एक्ट में नहीं आते? हाँ, यहीं से थोड़ी सी बात उलझी। देखिए, पुराने जो फैसले थे, जैसे एक बहुत फेमस केस है कोठारी प्रोडक्ट्स केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि हाँ भाई, गुटखा तंबाकू ही है और एडीई एक्ट के तहत आता है, तो इसलिए राज्यों को उस पर सेल्स टैक्स लगाने का हक नहीं है। एक और मामला था रिलायंस ट्रेडिंग केस, उसमें भी कॉटन तारपोलिन को इसी आधार पर छूट मिली थी। अच्छा, तो मतलब कोठारी प्रोडक्ट्स और रिलायंस ट्रेडिंग के हिसाब से तो स्थिति साफ थी कि राज्य टैक्स नहीं लगा सकते। फिर भी मामला उलझ गया, कैसे? कोई और एंगल था क्या? जी, एक दूसरी तरह के फैसले भी थे और इसका मुख्य उदाहरण है आगरा बेल्टिंग वर्क्स केस। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो आगरा बेल्टिंग वाला झगड़ा था ना, वो बिल्कुल अलग था। ये झगड़ा केंद्र के एडीई एक्ट और राज्य के सेल्स टैक्स कानून के बीच का नहीं था। अच्छा, तो फिर किसका था? ये झगड़ा था राज्य के अपने ही कानून की दो धाराओं के बीच का। मतलब सोचिए, राज्य का अपना सेल्स टैक्स एक्ट है, मान लीजिए यूपी सेल्स टैक्स एक्ट। उसकी एक धारा, धारा 4, कहती है कि फला चीज पर टैक्स में छूट है। ठीक। और फिर बाद में सरकार उसी एक्ट की एक दूसरी धारा, धारा 3A के तहत एक नोटिफिकेशन निकालकर उसी चीज पर टैक्स लगा देती है, और वो भी बिना पुरानी वाली छूट को बाकायदा रद्द किए। अरे, मतलब एक ही कानून की एक धारा छूट दे रही है, दूसरी टैक्स लगा रही है, बिना पहली को हटाए। बिल्कुल। तो सवाल ये उठा कि क्या ये बाद वाला नोटिफिकेशन मान्य होगा? आगरा बेल्टिंग केस में 3 जजों की बेंच ने 2.1 के बहुमत से कहा कि हाँ, ये बाद वाला नोटिफिकेशन उस खास चीज के लिए पुरानी छूट को हटा हुआ मान लिया जाएगा। ओहो, तो ये तो बिल्कुल अलग ट्रैक के फैसले हो गए। एक तरफ एडीई एक्ट बनाम राज्य टैक्स का मुद्दा, कोठारी प्रोडक्ट्स जैसा, दूसरी तरफ राज्य के ही कानून की 2 धाराओं का अंदरूनी टकराव, आगरा बेल्टिंग जैसा। और शायद इसी कंफ्यूजन से वो सवाल भी उठाया ना कि अगर अलग अलग बेंच के फैसलों में टकराव जैसा दिखे तो क्या करें। और वो जजों की संख्या वाला सवाल कि बेंच में कितने जज थे, ये ज्यादा जरूरी है या कितने जजों ने हाँ कहा। जैसे वो उदाहरण था, क्या 7 जजों की बेंच का 4-3 का फैसला 5 जजों की बेंच के यूनानिमस मतलब 5-0 के फैसले को ओवररूल कर सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प और गहरा संवैधानिक सवाल है। इस पर पहले भी जस्टिस लोकुर के एक फैसले में और प्रदीप कुमार बिस्वास जैसे मामलों में भी बात हुई है कि भाई जब हम न्यायिक मिसाल या प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बेंच की संख्या, मतलब उसकी स्ट्रेंथ या कोरम, ज्यादा मायने रखती है या फिर उस बेंच के अंदर बहुमत का साइज। तो आखिरकार इस त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पहेली को कैसे सुलझाया?
क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, कोर्ट ने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली कि ये जो कोठारी प्रोडक्ट्स वाली लाइन के फैसले हैं, जो एडीए एक्ट और राज्य टैक्स के टकराव पर हैं, और जो आगरा बेल्टिंग वाली लाइन के फैसले हैं, जो राज्य कानून की अंदरूनी धाराओं 3A और 4 के टकराव पर है, इनके बीच कोई असली टकराव है ही नहीं। दे आर ऑन डिफरेंट ट्रैक्स। वो अलग अलग कानूनी सवालों को डील करते हैं। इसलिए इस मुद्दे को किसी बड़ी संविधान पीठ को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो टकराव था ही नहीं, ये कहा कोर्ट ने। और दूसरी बात, और शायद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से, कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत को बहुत मजबूती से दोहराया। उन्होंने कहा कि जब पिछले फैसलों की बाध्यता माने बाइंडिंग नेचर की बात आती है, तो बेंच की ताकत यानी उसमें कितने जज थे वो निर्णायक होती है, ना कि उस बेंच के अंदर कितने वोट से फैसला हुआ वो अनुपात। एक बड़ी बेंच, मान लीजिए 5 जजों के बेंच, उसका फैसला छोटी बेंच जैसे 3 जज या बराबर की बेंच यानी 5 जज पर हमेशा बाध्यकारी होगा, भले ही वो बड़ी बेंच का फैसला कम बहुमत से हुआ हो, जैसे 3-2 से। मतलब बेंच की संख्या ही सुप्रीम है, बहुमत का मार्जिन नहीं। बिल्कुल। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ये सिद्धांत तो पहले ही स्थापित हो चुका है, जैसे डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल केस में या सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वाले मामले में। तो सीधा सा संदेश है, न्यायिक स्थिरता और हायरार्की के लिए बेंच की संख्या यानी कोरम मायने रखती है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो 2 मुख्य बातें हैं। एक कि जो सामान केंद्र के एडीई एक्ट के तहत आते हैं, उन पर राज्य सामान्यतः सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते, जैसा कोठारी केस में कहा गया। और 2, जब सुप्रीम कोर्ट के ही अलग-अलग फैसलों में टकराव का सवाल उठे, तो हमेशा बड़ी बेंच का फैसला ही मान्य होगा, चाहे वो कितने भी कम मार्जिन से क्यों ना पास हुआ हो। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सटीक। और ये न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता और प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब निश्चितता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना सोचिए कितनी कानूनी अनिश्चितता फैल जाएगी अगर छोटी बेंचें बड़ी बेंचों के स्थापित फैसलों पर सवाल उठाने लगें या उन्हें नज़रअंदाज करने लगें। सही बात है। अच्छा, चर्चा खत्म करने से पहले एक सोचने वाला बिंदु। जब कानून और टैक्स का अधिकार इस तरह केंद्र और राज्यों के बीच बटा हो और कोर्ट की व्याख्याएं भी समय के साथ ऐसे स्पष्ट होती हैं, तो उन व्यवसायों पर इसका क्या असर पड़ता होगा जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते या बेचते हैं? उन्हें तो लगातार इन कानूनी बदलावों और व्याख्याओं के साथ तालमेल बैठाना पड़ता होगा, है ना? इस पर भी सोचा जा सकता है।